हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, जीके जीएस 9 जून शिफ्ट 3 जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसके देखते हैं क्वेश्चंस। आइए, प्रथम क्वेश्चन है 9 जून 2025। तो प्रथम क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? तो ये जीता दोस्तों एमिलिया पेरेज ने। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की अपन बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दोस्तों शाहरुख खान को फिल्म जो मूवी थी जवान के लिए, और विक्रम मेसी जो 12वीं फेल के लिए उन्हें दिया गया था। और 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी मिला, और जिसके निर्देशक की बात करें तो विनोद चोपड़ा थे। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब दोस्तों थाईलैंड की ओपल सुचाता चोंगसी ने जीता है, और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? हैदराबाद तेलंगाना में। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला था विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए। और 34वां जो सरस्वती सम्मान मिला है वो दोस्तों मार्च 2025 में प्रदान किया गया था महाउपाध्याय साधु बेस त्रास को उनकी संस्कृति पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला था। भारत का सबसे स्वच्छ शहर की अपन बात करें तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को ये अवार्ड दिया गया है। और बड़े शहरों में बात करें तो अहमदाबाद। 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अपन बात करें तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। अपन अवार्ड्स की बात करें दोस्तों, अवार्ड से क्वेश्चन आया था तो संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 ये मेरी पंचायत ऐप ने जीता था। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये जीता है वर्षा देव देश पांडे ने। और विंबलडन अपन की महिला एकल का खिताब वो जीता है ईगा स्वेटेग ने। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये बानू मुश्ताक ने। 12 कहानियों के संग्रह है हार्ट लैम्प के लिए उन्हें मिला है। और एबेल पुरस्कार ये गणित का नोबेल पुरस्कार है मसाकी काशीवीरा को मिला। और पुलित्जर पुरस्कार 2025 ये वाशिंगटन पोस्ट को मिला है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट है। और वाफ्टा पुरस्कार मिला है कॉन्क्लेव मूवी को। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार की अपन बात करें तो ये मिला है दोस्तों ल्यू जयाकुन चीनी वास्तुकार है। और ऑस्कर पुरस्कार 2025 ये अनोरा मूवी को मिला है। और बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की तो ये बियॉन्ड से काउबॉय क्वार्टर के लिए इन्हें दिया गया। नोबेल का शांति पुरस्कार की अपन बात करें तो ये जापानी संगठन निहोन हिडोन को परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इन्हें दिया गया। और वर्ष 2025 में टोटल दोस्तों 139 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए थे। उसमें 7 पद्म विभूषण थे और 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री, और उसमें 23 महिलाएं थी, ये भी ध्यान में रखना है। 2024 में कुल 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है दोस्तों। उसमें कर्पूर ठाकुर हो गए, बिहार के पूर्व सीएम थे। एल के आडवाणी ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और एम एस स्वामीनाथन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1954। व्यास सम्मान 2024 ये सूर्यबाला को मिला था, कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 ये मनु भाकर जो शूटिंग से, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, और डी गुकेश शतरंज, तो 4 जनों को मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड की अपन बात करें तो एसबीआई को मिला है। और सांसद रत्न अवार्ड ये मिला है किसको? महाराष्ट्र राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो ये दोस्तों जीएसटी है। इसमें बाकी का अपने को पता नहीं है, लेकिन जीएसटी का अपने को पता था कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो ये हो गया जीएसटी। तो वस्तु एवं सेवा कर। किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए? तो ये हुए थे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। और 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो उसमें दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 69वीं। गरीबी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है 39A। और इसमें दोस्तों 1991 को दिल्ली को
विशेष दर्जा दिया था। वैसे 1911 के अंदर दिल्ली को दर्जा दिया गया था राजधानी को, और 1912 में इसे राजधानी घोषित किया गया था पहले ब्रिटिश शासनकाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं एनटीपीसी के अंदर, जो अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी, तो आगे भी जो ग्रुप डी है और रेलवे की एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंदर दोस्तों ये उल्लेखित है। अनुच्छेद की अपन बात करें तो 36 से 51 तक उल्लेखित है। आयरलैंड देश से दोस्तों ये लिए गए हैं। अनुच्छेद 37 के अकॉर्डिंग दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी ध्यान में रखना है 37। और भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा मुख्य रूप से अनुच्छेद 38 और 39 में संबंधित है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और समान नागरिक संहिता ये दोस्तों 44 के अंदर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, और पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल है 48A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 41 की अपन बात करें तो कार्य पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें प्रावधान है। और नेक्स्ट अपन बात करें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है भोजपुरी और मैथिली। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, तो ये दोस्तों है हिमाद्री। माइसर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारण अभिलक्षण है, तो ये है दोस्तों अतिचालक अवस्था। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष बियर्ड मैन की मूर्ति किस सामग्री से बनी है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में पत्थर इसका राइट ऑप्शन मान रखा है। और अपन नृत्य करती हुई मूर्ति की अपन बात करें तो दोस्तों वो है कांस्य की, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर दे रखा है पत्थर दाढ़ी वाले पुरुष की। हड़प्पा सभ्यता की अपन बात कर लेते हैं तो खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, और इसका जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता है। और पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे जनरल जॉन मार्शल। और सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों उत्कर्ष नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, जहां घर पक्की ईंटों से बनाए गए थे। और सर्वाधिक इसके दोस्तों जो मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की अपन बात करें तो मृतकों का टीला हो गया, और ये एक सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष और एक विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से दोस्तों नृत्य करती हुई जो मुद्रा वाली कांस्य प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों कांस्य की प्रतिमा नृत्य करती हुई, और उसमें पूछा है दाढ़ी वाला व्यक्ति, तो उसमें पत्थर की वो मूर्ति थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों कृषि था, और कपास की खेती करने वाले पहले ये लोग थे। और यहाँ से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उसमें अपन देख लेते हैं फटाफट से। तो कपास की खेती करने वाले पहले लोग ये थे। और टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ पे बनती थी। और सोने चांदी तांबे से इन परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। और से लकड़ी जो मुद्राओं के निर्माण में प्रयुक्त होता था एक धातु है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान राज्य के अंदर, और यहाँ पर हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और चूड़ियों की फैक्ट्री भी यहाँ से मिली है। लोथल गुजरात की बात करें तो बंदरगाह स्थल था, और साबरमती की उपनदी बोगवा नदी के किनारे था। धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात राज्य के अंदर है, और यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। कहाँ पे? धोलावीरा गुजरात। सुरकोटड़ा की बात करें तो ये भी गुजरात है, और यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। कपास को यूनानी साहित्य सीडन कहते थे यूनानी साहित्य में। नेक्स्ट 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? तो ये की दोस्तों नई दिल्ली।
ठुमरी घराने में ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों बनारस और लखनऊ। दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था दोस्तों कुमार गुप्त। आइए बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त वंश की बात करते हैं तो श्री गुप्त जो कि दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था, और घटोत्कच जो श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था और महाराजा की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 319 से 335 इसका इनका शासनकाल, और पहला महत्वपूर्ण शासक था गुप्त वंश का। और वास्तविक संस्थापक भी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और महाराजा धीराज की इन्होंने डिग्री धारण की थी। 319-320 में इन्होंने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, और ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र भी थे। भारत के नेपोलियन इन्हें कहते हैं, और दरबारी कवि इनके हरिसेन था। उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, और इन्हें संगीत प्रेमी भी माना जाता है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते थे, और वीणा के साथ इनकी एक चित्र पाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और फायन जो भारत आया था वो इन्हीं के शासनकाल में आया, और कालिदास और धनवंतरी जैसे नवरत्न इनके दरबार में थे। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। भानुगुप्त की बात करें तो एर्ण अभिलेख जहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? तो इसमें विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण 2030 तक कर दिया गया। और टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रशीतलक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? तो ये दोस्तों छोटा नागपुर पठार। आइए देखते हैं पठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार दोस्तों ये भारत के जो पूर्वी भाग है यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण पठार है, और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। जर्मनी का रूर क्षेत्र खनिज संसाधनों से संपन्न है, उसी प्रकार ये पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर है छोटा नागपुर पठार भारत में, वो रूर प्रदेश से के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में दोस्तों ये विभाजित करती है, और ये क्वेश्चन पूछा था दामोदर नदी किस पठार को दो भागों में? तो छोटा नागपुर पठार। और हजारीबाग पठार उत्तरी भाग में है, और दक्षिणी भाग में रांची का पठार। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों रांची का पठार से निकलती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ है, जो एक जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है, और पीछे ये चर्चा में भी थी। दक्कन के पठार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आइए दक्कन के पठार की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप है, इसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। कर्नाटक का पठार ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच फैला है। आंध्र का पठार इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये दोस्तों स्थित पठार है। तो आइए दोस्तों आगे पठार की अपन बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो वो दक्कन का पठार ही है, 3 भागों में विभाजित है, और विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। और उत्तर में दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है, और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक ये 8 राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। बेसाल्ट से बनी आग्नेय चट्टान से ये निर्मित है। काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, और सबसे ऊंचे पठार की बात करेंगे तो लद्दाख का पठार। ये जम्मू कश्मीर राज्य में पूर्व में स्थित है। भारत का सबसे शुष्क पठार है, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर ये फैला हुआ है, और सिंधु केन बेतवा दशान नदियाँ बहती है। मिट्टी की बात करें तो लाल काली और दोमट। मालवा का पठार ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। काली मिट्टी का मुख्य सोर्स यहाँ पर है। चंबल बेतवा काली सिंध पार्वती रिवर यहाँ पर दोस्तों बहती है। चंबल नदी जो मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री जो फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे बेहतरीन जलवायु बताया है। दंडकारण्य पठार की बात करें तो छत्तीसगढ़ से ओडिशा राज्य तक फैला हुआ है। शिलोंग का पठार की बात करें जिसे मेघालय का पठार भी कहते हैं,
और इसका विस्तार मेघालय और असम राज्य में। गारो खासी जयंतियाँ ये प्रमुख यहाँ की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ की जनजातियाँ भी है। मेघालय राज्य में ये स्थित है गारो खासी जयंतियाँ। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नोक्रेक, और नोक्रेक नेशनल पार्क भी वो कहाँ है, मेघालय राज्य में। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जा सकता है, तो ये Ctrl+O। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये केरला राज्य। वी ओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल था, तो मद्रास। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी, तो ये दोस्तों 1.52 बिलियन, 1.5 बिलियन। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो वारली से दोस्तों फिर से क्वेश्चन यहाँ पे बना है। और वारली कहाँ का है, वारली जनजाति ये महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन आया था पीछे वाली जो शिफ्ट थे उसमें, वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने वाले लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये गेरू इसका राइट आंसर। मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की, तो ये की अफ्रीकी भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक CPU का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कैच मेमोरी है, ALU है, CU है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिता शामिल की गई है, तो ये दोस्तों कबड्डी और खो खो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है, तो ये है AO होम। विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है, तो ये देता है दोस्तों क्विक एक्सेस। किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं बैठक की मेज़बानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 तक पर चर्चा की है, तो ये इटली के अंदर हुई थी ADB की 58वीं बैठक। फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रेश या रिसाइकिल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है, तो इसमें दोस्तों फाइल को एक विशेष डॉक्यूमेंट्री में ले जाया जाता है और इसकी डॉक्यूमेंट्री प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, और लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। ऑप्शन ए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया, तो ये दोस्तों 8,000 करोड़। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से संबंधित है, तो ये दोस्तों 37। और इसमें वो उल्लेख भी है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता DPSP को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेरेट फ्री डिजिटल SME ऋण अस्मिता की शुरुआत की है, तो ये दोस्तों की है भारतीय स्टेट बैंक ने। और MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट में मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है, तो ये दोस्तों है Ctrl+स्पेस। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट पेश करते थे, तो ये करते थे दोस्तों गवर्नर जनरल को। भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली बुक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक। 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे MS स्वामीनाथन। और भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है, तो ये केरल और असम। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जिसके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।